हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्य ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे साइंस की सीरीज चला रहे हैं, तो ये 6 क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं, 6 चैप्टर्स, यानी एक चैप्टर मतलब एक क्लास, जल्दी बढ़िया तरीके से याद कराते हुए। तो आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 पे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। मैं आपको बता दूँ, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप 2 चैप्टर तो भैया पढ़ ही लेना, 5 और 7, ये आपको पास करवा देंगे, क्योंकि आपके इतने क्वेश्चन इनसे बनेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं 2 चैप्टरों से पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अब चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे मानव शरीर। मानव शरीर 2 भागों में बढ़ता है, एक होता है मध्यस्थ भाग, एक होता है प्रांतस्थ भाग। प्रांतस्थ भाग की अगर हम लोग बात करें तो वो पाँव, जांघ, हाथ, पैर, टांग ये सारे हो जाएंगे, और मध्यस्थ भाग की बात करेंगे तो उसमें सिर और धड़ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सिर पूछा जाता है, इसमें वैसे बताने वाला कुछ खास है नहीं, सर सबको पता होता है कि सिर जो होता है वो शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है। लेकिन साथ ही साथ याद रखना, ये लाइन याद रखना कि यह ग्रीवा द्वारा धड़ से जुड़ा रहता है। ये बात हम ग्रीवा में भी लिख सकते हैं कि ग्रीवा वह है जो सर को और धड़ को जोड़ कर रखती है। एक पतली से पतला सा मेरे भाई क्या होता है, आवरण होता है, या पतला सा आकार, पतला सा ऐसा बोल सकते हो, अंग होता है, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्रीवा द्वारा क्या होता है, शरीर और धड़ और सिर आपस में जुड़ के रहते हैं। याद रखिएगा, ऊपर का भाग सर का होता है उसे कपाल बोलते हैं, जो निचला भाग होता है सर का उसे आनन कहा जाता है। ऊपर के भाग को कपाल, नीचे के भाग को आनन बोलेंगे। किसके? सर के। सर में याद रखिएगा पूछ दिया जाता है कभी कभी कि कपाल में भैया कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो कपाल में मेरे भाई हड्डियां कुल पाई जाती हैं 8। अब बताना पूरे के पूरे सर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं आप लोग जल्दी से। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क भैया सिंपल सा है, मस्तिष्क शरीर का राजा बोला जाएगा, इसे हम शरीर का संचालक बोलेंगे। बिना मस्तिष्क से सोच के आप किसी काम को नहीं कर सकते। तो यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मस्तिष्क पे अपना कंट्रोल करना है। अगर हम बात करें, ये सभी कार्यों को नियमित और नियंत्रित रूप से करता है, हर काम को फिक्स तरीके से करता है, उसको करने का कंट्रोल इसी के पास में होता है। मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क, एक होता है अनुमस्तिष्क। अगर हम प्रमस्तिष्क की बात करें तो ये सबसे ऊपर का भाग होगा, बाकी ये दोनों इससे नीचे के भाग होते हैं। अब जरा इसमें बात करते हैं, इनमें से प्रमस्तिष्क याद रखना भैया कि ये सबसे बड़ा होता है, बाकी के दोनों भागों से ये बड़ा है। अन्य भागों की भी हम बात कर सकते हैं, तो ये सबके ऊपर मेरे भाई होगा, सबसे ऊपर प्रमस्तिष्क होता है, बाकी सब इसके नीचे ही होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो ऊपरी तरल पटल होता है, एक तल होता है। ऊपरी तरल पटल होता है मेरे भाई, और एक तल होता है। अगर हम बात करें पश्चिम मस्तिष्क की भैया, तो इसमें भी याद रखें, इसको हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। एक तो हम सेतु पढ़ते हैं। सेतु क्या है? अनुमस्तिष्क के जो सामने का भाग है उसे सेतु कहा जाएगा। सुषुम्ना बोला जाए, सुषुम्ना शीर्ष किसे बोलते हैं? तो याद रखो, देखो सुषुम्ना और शीर्ष मतलब सुषुम्ना का शीर्ष। तो सुषुम्ना का जो ऊपरी भाग होता है वही तो शीर्ष मतलब क्या, सबसे ऊपर, मुंह। ठीक है ना, तुम्हारा जो सर है शीर्ष तो वही होता है। तो आप बोलोगे सुषुम्ना के जो सबसे ऊपर का भाग है उसे हम सुषुम्ना शीर्ष बोलते हैं। अनुमस्तिष्क अगर कोई पूछ दे भैया क्या होता है, बोलोगे भैया ये प्रमस्तिष्क से छोटा होता है, क्योंकि प्रमस्तिष्क तो सबसे बड़ा था, पहले बात कर चुके हैं, और ये पिछले भाग के नीचे होता है। जो बैक साइड आपके मस्तिष्क का है उसके नीचे क्या होता है, अनुमस्तिष्क होता है, याद रखोगे। भैया ग्रीवा का काम क्या था? ग्रीवा तो एक पतला सा भाग था भैया, जो सर को और धड़ को जोड़ के रखती थी। हमने पहले पढ़ लिया कि एक पतला सा भाग है जो सर और धड़ को जोड़ कर रखती है, उनके बीच में संबंध बनाती है। ठीक है ना, इसी से होकर के ग्रास नली, श्वास नली, ये सारे के सारे वक्ष में जाएंगे। पूछा जाए कि वक्ष में जाने वाली श्वास नली, ग्रास नली, ये किससे होकर के जाती हैं? बोलोगे भैया मस्तिष्क से आके ग्रीवा से होती हुई धड़ में प्रवेश करती हैं, वक्ष में जाती हैं। ठीक है, बोलेंगे भैया धड़ क्या होता है? धड़ तुम्हें पता है भैया, तुम्हारे धड़ में शरीर के सभी अंग आते हैं, अनेक अंग आते हैं धड़ में। जैसे कि आप बोलोगे भैया हृदय हमारा, फेफड़े हो गए, 2 वृक्क हो गए, मूत्राशय हो गया, गर्भाशय हो गया, अंडाशय आदि, ये सभी के सभी धड़ के अंतर्गत आते हैं। अगर हमसे बात किया जाए हृदय का काम बताओ, आप बोलोगे भैया हृदय सिंपल सी बात है, हृदय जो होता है वो पेशियों का बना एक खोखला, कैसा दिखता है देखने में? बंद मुट्ठी के आकार का। कैसा दिखता है? बंद मुट्ठी के आकार का। तो हृदय क्या हो जाएगा? हृदय पेशियों का बना खोखला बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब इसका काम क्या होता है? ये वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के, अगर दोनों फेफड़े हमारे जो है वक्ष गुहा में, उनके मध्य भाग में थोड़ा सा किधर साइड, बाईं साइड होता है। नीचे होता है कि ऊपर होता है? फेफड़ों के तो ऊपर होता है। तो भैया ऊपर होता है और बाईं ओर स्थित होता है। ये बातें याद रहेंगी? बोलोगे बिल्कुल याद रहेंगी भैया, एकदम आराम से। पूछा जाएगा इसके भाग, तो बोलोगे भैया सिंपल सी भाग, इसके 4 भाग पाए जाते हैं, 4 कक्ष होते हैं इसमें। अच्छा, ये कक्ष याद भैया कैसे करें? हमने कहा देखो तुम सिंपल सी बात रखो, हार्ट में अगर तुम आओगे तो जो ऊपर के पार्ट होंगे उनको हम बोलते हैं मेरे भाई आलम। क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं, आलिंद। और जो नीचे के भाग होते हैं उनको हम बोलते हैं निलय।
तो इनकी डेफिनेशन बड़ी सरल है। अगर कोई इंसान, मेरे भाई सॉरी इंसान मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका ऊपरी भाग की हम बात करें बाएं तरफ की, कितने साइड की भैया, बाएं तरफ की बात करें तो ये बायां ऊपर का भाग बायां आलिंद कहलाएगा, और उसका नीचे का भाग दाएं साइड जो होगा मेरे भाई, दाएं साइड नीचे का भाग दायां निलय कहलाएगा। बाएं साइड अगर मेरे भाई ऊपर का भाग होगा तो बायां आलिंद कहलाएगा, दाएं साइड ऊपर का भाग होगा तो दायां आलिंद कहलाएगा। मतलब ऊपर का भाग और दायां बायां जो भी होगा वो आलिंद ही होगा, नीचे का जो भाग होगा वो निलय होगा। अब अच्छा, कहने का मतलब आपसे ये भी पूछ सकता है कि आलिंद और निलय, ये जो दो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, आलिंद और निलय, तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? आप बोलोगे भैया निलय का आकार जो है वो आलिंद से हमेशा बड़ा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, सिंपल सिंपल सा। तो ऊपरी 2 कक्ष आलिंद होंगे, निचले 2 कक्ष निलय होंगे, और इनके आकार में देखा जाए तो निलय जो है वो आलिंद से बड़ा होता है। याद रखिएगा, बाईं तरफ ऊपर की ओर जो भाग होगा उसे बायां आलिंद कहेंगे, नीचे की तरफ का जो भाग होगा दाएं बायां निलय कहलाएगा, ऊपर की ओर दाईं ओर जो भाग होगा उसे हम दायां आलिंद कहेंगे, और नीचे का भाग जो दायां होगा उसे दायां निलय कहेंगे। नीचे का भाग निलय, ऊपर का भाग आलिंद। और अगर मेरे भाई हमसे पूछा जाए दोनों बड़ा कौन है, तो निलय दोनों के आकार में बड़ा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप बोलोगे भैया सरल सी बात है, 1 मिनट में तो ये 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार, धक 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 करके 72 बार धड़केगा। अगर आपसे पूछा जाए बताओ जरा धमनी से आप क्या समझते हैं? धमनी क्या होती है? धमनी भैया एक तरीके से मान लो तुम ऐसे कि जैसे हमने आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, आपने पिछले चैप्टर में अगर मन से पढ़ा होगा, हमने 2 चीज़ें आपको बताई थी, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। जाइलम क्या करता था कि एक पेड़ है ऐसा लगा हुआ, और पेड़ की जड़ों से यहाँ से लवण और जल को लेकर के ऐसे ऊपर जाता था, ऐसे करके पत्तियों बांट देता था, ठीक है ना, ऐसे करके पत्तियों में बांट देता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हमसे बात करते हुए फ्लोएम का करता था, फ्लोएम इन पत्तियों में बने हुए भोजन को उठाता था और पूरे के पूरे पेड़ में बांट देता था, जड़ों में, तने में, इस शाखा में, उस शाखा में, फलों में, हर जगह भोजन को कौन बांटता था? फ्लोएम। याद है ये वाली बातें? बोलोगे हाँ भैया ये पूरी तरीके से हमको याद है, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने मन से पढ़ा था। कैसे पढ़ा था भैया? मन से पढ़ा था सच्ची में? बोलोगे हाँ बिल्कुल मन से पढ़ा था। तो धमनी भी यही काम करती है। धमनी करती क्या है कि ये रक्त को हृदय से उठाती है और शरीर के पूरे जितने भी अंग हैं उन तक ले जाती है। अब याद रखो, अगर तुम्हारे हृदय से कोई रक्त जा रहा है कहीं पे, तो जा कहाँ रहा है? बोलोगे भैया हार्ट से जा रहा शरीर के अंगों में। शरीर के अंगों में शुद्ध रक्त लेके जाओगे क्या? शुद्ध। बोलोगे भैया शुद्ध, तो वो शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो याद रखना, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इनमें भी मेरे भाई अपवाद होते हैं। हमेशा कोई बात हम सही नहीं बोल पाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें गलती रह जाती है। तो इसी तरीके से इसमें भी एक गलती रह गई कि सब धमनियाँ तो शुद्ध रक्त को बहाती हैं अपने अंदर। रक्त जो होता है वो हृदय से शरीर के अंगों में ही जाता है, लेकिन एक ऐसी भी धमनी है जिसमें हृदय से क्या होता है? रक्त जाता है लंग्स में, इसका मतलब फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है। अगर फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है तो इसका मतलब यहाँ पे तो अशुद्ध होगा, यहाँ पे तो अशुद्ध होगा ना, बोलोगे भैया। तो इसका मतलब है भैया एक धमनी है जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के अंदर बहने वाला रक्त जो है वो अशुद्ध होता है, और ये रक्त को क्या करता है? हार्ट से लेकर के लंग्स तक, यानी हमारे हृदय से लेकर के फेफड़ों तक के जल रक्त को क्या करता है? प्रवाह करता है। याद रखोगे, धमनी का मतलब समझ गए क्या है? धमनी क्या करेगी? रक्त को हृदय के शरीर के अन्य सभी भागों तक लेके जाती है, और इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और ये हृदय से क्या करती है? रक्त को हार्ट फेफड़ों तक लेके जाती है, जहाँ पे वो क्या करते हैं? फेफड़ों का फिल्ट्रेशन, यानी जो है रक्त होता है उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करेंगे? उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का पंचुएशन होता रहता है, बढ़ता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, रक्त शुद्ध हो जाता है। अब सुनना जरा इस बात को बड़े ध्यान से मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाए सिरा के बारे में बताओ, बोलोगे भैया सिरा धमनी का जस्ट उल्टा है। ये शरीर के अन्य भागों से हृदय की ओर रक्त को लेके आएगा। वो क्या कर रहा था भैया? धमनी क्या करती है? रक्त को हृदय से उठाएगी, शरीर के सब भागों में ले जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिरा उल्टा काम कर रहा है, वो शरीर के सारे भागों से उठाएगा रक्त को और हृदय की ओर लेके आ जाएगा। अब हृदय में जब ले आया तब क्या होगा भैया? हार्ट तो हमारा फिल्ट्रेशन वाला काम इसी में अंदर करेगा, तो यानी हार्ट जो जल हमारा रक्त जो हार्ट में आया है वो अशुद्ध रक्त होगा, क्योंकि बॉडी से होकर के आया है ना वो सब अशुद्धता ले करके, ऑक्सीजन की कमी करके। अब ये इसको फिर से भेजेगी फेफड़ों के पास से, फिल्ट्रेशन करेगी, शुद्ध कर लेगी, फिर से वापस आएगा, फिर से ये प्रोसेस चलने लगेगा। तो यानी हम इन बात से एग्री हो गए हैं कि भैया आप 2 चीज़ें बताना चाहते हो, एक नाम आपने धमनी का लिया है और दूसरा नाम आपने सिरा का लिया है।
आपका कहना है कि धमनी जो भी है इसके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब ये हमारे हार्ट से बॉडी के अन्य भाग में, अन्य पार्ट्स में क्या करती है, रक्त को लेके जाती है। ये आप बोलना चाहते हो, सिंपल मोटा मोटा हिसाब ये हुआ। सिरा का मतलब भैया आप ये बताना चाहते हो कि जब हमारे बॉडी के सभी भागों से रक्त हार्ट की ओर आता है तो ये सिरा का काम होता है, और सिरा के अंदर जो रक्त बहेगा वो अशुद्ध हो जाएगा। यही तो बोलना चाहते हो। मैंने कहा तुमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ ली, लेकिन मैंने तुमको अभी जो अपवाद बताया तुम वो फिर से भूल गए। मैंने तुमको बताया यहाँ पे एक अपवाद कि बाकी बातें सबके लिए तो सेम होंगी, लेकिन फुफ्फुस धमनी या जिसी को हम पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं, इसके साथ ये काम नहीं होगा, ये उल्टा काम करेगा। है तो धमनी, शुद्ध बहाना चाहिए रक्त, लेकिन अगर पल्मोनरी या फुफ्फुस है तो फिर वो अशुद्ध रक्त को बहाएगी। और ये करेगी क्या, अशुद्ध रक्त जब भी मेरे भाई बहता है, अशुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ जाता है, बोलोगे भैया फेफड़ों से, सॉरी ये हार्ट से मतलब हृदय से कहाँ जाएगा, फेफड़ों की ओर मतलब लंग्स की ओर। तो हार्ट टू लंग्स कौन सी वाली जाएंगी, फुफ्फुस या पल्मोनरी धमनी लेकर अशुद्ध रक्त को। बात एकदम क्लियर है, बोलोगे हाँ। मैंने कहा बताओ जरा फुफ्फुस सिरा क्या काम करता है, फुफ्फुस या पल्मोनरी सिरा क्या काम करता है। ये भैया शुद्ध रक्त इसमें बहता है। हमने अभी तक पढ़ा भैया सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अब तुम बोल लो शुद्ध रक्त बहता है। मैंने कहा केवल एक ही तो है ये फुफ्फुस, इसी की बात तो हो रही है, अपवाद नहीं हो जाएगा फिर। अपवाद का मतलब ही है जो सबसे अलग होकर काम करे, सब कुछ कर रही है कुछ कर रहा, तो ये क्या करेगा, ये शुद्ध रक्त को बहाएगा। अब शुद्ध रक्त भैया कहाँ से कहाँ जाएगा, ये वाला, ये जो फेफड़ों में शुद्ध रक्त हो गया ना अभी लंग्स में, ये वापस हार्ट में आ जाएगा और फिर हार्ट से हर जगह पे फैल जाएगा। बात कंप्लीट समझ में आ गई। यानी फुफ्फुस धमनी का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें योगदान है भाई, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या, इतनी बात कंप्लीट है। सिरा क्या है, धमनी क्या है, फुफ्फुस धमनी का काम, सिरा का काम क्या होता है, और सिरा रियल में कैसे वर्क करते हैं, फुफ्फुस धमनी क्या काम करती है, रक्त को कौन कहाँ से कहाँ ले जाता है, किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाए इससे बाहर नहीं आएगा, बस तब जब मन से पढ़ोगे। फुफ्फुस धमनी के बारे में मैंने लिख भी दिया था कि फुफ्फुस या पल्मोनरी धमनी जो होती है, ये पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त को बहाती है, क्योंकि धमनियाँ तो शुद्ध बहाती हैं, ये अशुद्ध बहा रही है। ये रक्त को क्या करेगी, हृदय से उठाएगी और फेफड़ों में ले जाएगी। फेफड़ों में क्या करेगा, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगा, रक्त शुद्ध हो जाएगा। फुफ्फुस या पल्मोनरी सिरा क्या करता है, ये भैया वही उल्टा काम करेगा। पल्मोनरी सिरा क्या करेगा, इसमें शुद्ध रक्त बहेगा, वैसे अशुद्ध बहता है, लेकिन पल्मोनरी में शुद्ध बहता है। ये अपने घर का है भैया फुफ्फुस, अपवाद है ना ये भी। ये रक्त को क्या करेगा, ये फेफड़ों से उठाएगा, हृदय में वापस लेके चला जाएगा। अब बाकी का प्रोसेस सेम जैसे पहले होता है वैसे होगा। कोई पूछे भैया बताओ जरा अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है। शुद्ध रक्त मतलब ये है कि किसी रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना। कोई रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो अशुद्ध रक्त है, ऐसा हम बोलेंगे। आगे हम बात करें हृदय का काम क्या होता है। हृदय का काम तुम्हें सबको पता है। पहले नंबर तो रक्त को क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, हृदय का काम रक्त को पंप करना होता है। आगे भैया दूसरा जरा बताओ, रक्त को पंप करता है, रक्त को हृदय क्या करता है, पूरे के पूरे शरीर में भेजता है। किसकी सहायता से भेजता है, जल्दी से बताओ, अभी बताया है किसकी सहायता से भेजता है, धमनी या सिरा। आगे सुनना जरा, अगर हम तुमसे यही बात करें कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को भी पूरी बॉडी में भेजता है कौन, शरीर के समस्त अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को भी भेजने का काम कौन करता है, हृदय करता है। अगर आपसे पूछा जाए शरीर में हार्मोन और एंटीबॉडीज़ को भी पूरे शरीर में कौन भेजता है, परिवहन करता है, वो भी भैया हृदय करता है। और शरीर का तापमान नियंत्रण भी किसके हाथ में है, हार्ट के हाथ में है, हृदय के हाथ में है। आगे अगर आप हमसे बात करो श्वसन अंग की, तो हम बोलेंगे श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग श्वसन अंग कहलाते हैं। श्वसन अंग आपको बिल्कुल सरल सा पता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये श्वसन क्रिया हो गई। अब भैया इसे जरा सरल तरीके समझ लो, लिखोगे कैसे, आप लिखोगे भैया श्वसन क्रिया जो है उसमें नासा गुहा, फेफड़े, श्वास नली, कंठ और मुख, ये मुख्य रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे जरा ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें फेफड़ों की, तो फेफड़ों में क्या हो जाएगा, फेफड़े जो है वो दोनों साइड होते हैं ना, दो जोड़े में होते हैं ना कि एक होता है। फेफड़े कितने होते हैं, दो होते हैं, तो हम बोलेंगे ये एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अब फेफड़े का काम क्या होता है, ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हृदय से रक्त फेफड़ों में जाता था तो फेफड़ों में जाकर उसमें ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर दिया जाता है, और ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने का मतलब ही है उसे शुद्ध करना। क्या करना, शुद्ध करना। तो हृदय का काम, फेफड़ों का काम आप समझ गए। तो ये क्या करता है, फेफड़ों का काम होता है मुख्य रूप से श्वसन क्रिया के प्रधान अंग माने जाते हैं। ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। मनुष्य में ये एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, रक्त में ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं और रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। ठीक है,
किसी बहन भाई को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे अगर हम बात करें तो श्वसन क्रिया का नामांकित चित्र आपसे कभी कभी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है भैया, ऊपर ये हो गया कंठ, ये हो गया श्वास नली, ऊपर का भाग उच्च भाग हो जाएगा, मध्य दाई श्वसनी हो गया, इधर वाली मुख्य बाई श्वसनी हो जाएगा, दाई श्वसनी अकॉर्डिंग टू आपके साइड के हिसाब से, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ये बायां फेफड़ा हो गया, इधर वाला दायां फेफड़ा हो गया, तो ये दाई श्वसनी और ये बाई श्वसनी, जिसका जो फेफड़ा उसकी वो श्वसनी, ठीक है। और निचले भाग हो जाएंगे दोनों के निम्न खंड, ठीक है। तो नीचे निम्न खंड, ऊपर उच्च खंड, एक श्वास नली दोनों साइड बट जाएगी, बाईं और बाईं श्वसनी हो जाएगी, दाईं और दाईं श्वसनी हो जाएगी, ऊपर कंठ हो जाएगा और बीच में उच्च खंड हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। बोलेंगे हाँ भैया ये तो हम कर ही लेंगे, आप आगे की बात बताओ। अब देखो, आप बताओ, फेफड़ों के ऊपर कुछ परत भी तो चढ़ी होगी वरना वो डैमेज ना हो जाए। तो फेफड़ों के ऊपर परतों के रूप में जो झिल्ली लगी होती हैं, झिल्ली से ढका होता है ना फेफड़ा, इसे हम बोलते हैं फुफ्फुसावरण। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसावरण बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि फेफड़ों या छाती के जो बीच की जगह होती है, फेफड़े और छाती, इनके जो बीच की जगह है उसे हम फुफ्फुस गुहा बोलेंगे। लेकिन क्या ये जगह खाली है? ये दीवारों के बीच में कोई पदार्थ तो भरा होगा जो स्पंजी रहता है। हमने कहा बिल्कुल भरा होता है। फेफड़े की दीवार और छाती के बीच में जो खाली जगह थी, यानी जो फुफ्फुस गुहा था, इस फुफ्फुस गुहा में एक द्रव भरा रहता है। कैसा भैया? एक स्पंजी सा द्रव भरा है। इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम बोलेंगे फुफ्फुस द्रव के नाम से। बात समझ में आ गई? इस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुस द्रव बोलते हैं। जल्दी से बताना। आगे बात करें जरा, प्रमुख श्वसन अंग की बात कर लेते हैं। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि प्रमुख श्वसन अंग बताओ। जानवर दे देता है और उसके भैया रिलेशन में दे देता है। जीव के श्वसन अंग कौन से होते हैं भैया? यहाँ पे देखना, जीव यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ उनके श्वसन अंग लिखेंगे। आप बोलोगे जो केचुआ होता है वो त्वचा से श्वसन करता है, जो मछली होती है वो गलफड़ों के द्वारा, जिससे हम लोग गिल्स बोलते हैं, उनसे करती है भैया। गिल्स के बाद अगर हम नीचे बात करते हैं, अरे छोटा हो जा थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम काकरोच की बात करते हैं तो ये श्वास छिद्र के द्वारा श्वसन करता है। कीट की बात करोगे तो ये वातक नली के द्वारा करता है। सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, ये हम लोग हो गए, सबके सब फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। बात समझ में आ गई? जल्दी से एक बार बताइएगा, जल्दी से बोलिएगा। देखो इसमें एक और रूल, एक और इसका फंक्शन होता है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो, अभी हमेशा सीधी लाइन खींचेगा, ठीक है। ये मुझे अभी पता चल गया, धोखे से यहाँ पे जब मैंने रखा तो बढ़ा था, ठीक है। आगे जरा बात करो। अगर हम बात करें मानव कंकाल की, किसकी बात करें? मानव कंकाल की बात करते हैं। तो मानव कंकाल तुम्हें पता है, जो हमारे अंदर का हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो पूरा कंकाल है, सबको पता है ना। तो आप बोलोगे अस्थियों का और उपास्थियों से बना हुआ जो ढांचा होता है शरीर का, उस संपूर्ण ढांचे की ही संरचना को हम कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। हमारा शरीर बना है अस्थियों से और उपास्थियों से। अस्थियाँ ज़्यादा कठोर, उपास्थियाँ हल्की फुल्की कम कमजोर वाली। जैसे नाक की हड्डी देखो फ्लेक्सिबल है, उपास्थि हो गई हड्डी, बोन हो गई आपकी जो बॉडी में, जो जैसे पैर की टांग की हो गई, ये सारी हमारी हड्डियाँ हैं मजबूत वाली, तो वो होंगी अस्थियाँ। तो अस्थियाँ और उपास्थियों का बना एक ढांचा, जो संपूर्ण ढांचे की संरचना हमारी क्या बोली जाएगी? कंकाल तंत्र बोली जाती है। अगर मैं आपसे यहीं पे बात करूँ कि मानव शरीर में निम्न अस्थियाँ, मानव शरीर में निम्न अस्थियां जो हैं उनके कंकाल तंत्र में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, मानव शरीर में निम्न अस्थियां जो हैं उनके कंकाल तंत्र में पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो निम्न अस्थियां हैं उनके बारे में बहुत ध्यान से सुनना। आपसे 20 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है बताओ मानव शरीर में कुल कितनी पाई जाएंगी? तो 206 अस्थियां पाई जाती हैं। 206 हड्डियां तो होती हैं मानव शरीर में। कभी आपसे पूछ सकता है भैया कि बताओ नवजात शिशु में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? बोलोगे 300 से ज़्यादा। ये क्वेश्चन आपका बाल विकास में था फर्स्ट सेमेस्टर में, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? बोलोगे 22 हड्डियां पाई जाती हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था भैया कि जो हमारे ऊपर का कपाल है, कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। तो 8 हड्डियां अगर कपाल में हो गई तो आनन, नीचा वाला भाग जो था आनन था, उसमें कितनी पाई जाएंगी? 14 पाई जाएंगी। क्योंकि टोटल अगर 22 हैं उसमें से 8 तो ऊपर वाले भाग में हो गए जो कपाल था, तो 14 बची नीचे वाले भाग में जिसे हम आनन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। आगे देखो, ये भी पूछा जाएगा शरीर में सबसे बड़ी भैया पूछी जाती है कि अस्थि या हड्डी कौन सी? बोलोगे फीमर, ये जांघ में होती है, ठीक है। बोला जाए शरीर में सबसे छोटी अस्थि या हड्डी कौन सी होती है? बोलोगे कान में होती है, स्टेपीज।
क्या होता है, स्टेपीज नाम की हड्डी होती है कान में, वो सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी जो होती है वो फीमर हमारी जांघ में स्थित होती है। अब कंकाल तंत्र के भी भैया कुछ कार्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, देख लो एक बार। कंकाल तंत्र का एक काम ये हो गया कि शरीर को जो आकार प्रदान करता है, एकदम स्ट्रेट, सर की जगह सर, गर्दन की जगह गर्दन, हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ अपना स्थिर जगह पे है, किसकी वजह से, कंकाल तंत्र की वजह से। अगर हमसे बात की जाए कि शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा भी कौन प्रदान कर रहा है, कंकाल तंत्र। आपके बॉडी के स्किन के ऊपर उनको सुरक्षा देता है, वरना अगर आपके हड्डी नहीं तो आप तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाओ, हाथ कोई पकड़ के आपको पीछे बांध दे, गांठ बांध दे हाथों में ना, बड़ा आपको बुरा लगे। तो याद रखना ये हमें क्या करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है। मांसपेशियों को क्रियाशील भी किसका बनाने का काम होता है, कंकाल तंत्र का। मांसपेशियों को क्रियाशील कौन बनाता है, कंकाल तंत्र बनाता है। बात किया जाए कि शरीर की संरचनात्मक इकाई जो है उसका निर्माण कौन करता है, जिसे हम ढांचा बोल रहे हैं, बोलोगे ढांचा ही कंकाल तंत्र कहलाता है, यानी इसका भी निर्माण कौन करता है, कंकाल तंत्र ही करता है। पसलियों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना, या तो आप बोलो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं इंसानी शरीर में, या फिर 24 पसलियां होती हैं, या तो 12 जोड़ी या फिर 24, एक जोड़ी में 2 होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगली बात करेंगे पेशियां व पेशीय गति के बारे में। याद रखिएगा, पेशियां और पेशी गति जो होती है कंकाल तंत्र पर जो मांस का आवरण होता है, कंकाल तंत्र के ऊपर एक मांस का आवरण चढ़ा होता है, मतलब आपकी डायरेक्ट हड्डी थोड़ी नहीं निकलेगी, आप जैसे छीलोगे अपने हाथ पैरों को, जैसे आपने देखा पोस्टमार्टम के बाद अगर हाथ पैर छीले जाए, मान लो हड्डी को साफ करने के लिए करोच करोच के उसके ऊपर से मांस का पूरा हटाया जाए, पहले स्किन हटाएगा फिर वो मांस छीलेगा तब जाके हड्डी आएगी, तो वो जो बीच का मांस का आवरण है वो मांसपेशियां कहलाएंगी। क्या बोली जाएंगी, उन्हीं को हम पेशीय संस्थान या मांसपेशियां कहेंगे, वही हमारा पेशीय संस्थान होता है। तो कंकाल तंत्र के ऊपर जो मांस का आवरण चढ़ा होता है, या कंकाल तंत्र जिस मांस के आवरण से ढका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भैया हम सिंपल सी बात है पेशीय संस्थान के नाम से जानते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ रही होगी। शरीर में सभी प्रकार की गति अगर कोई पूछे तो बोलोगे अस्थियों और पेशियों से ही होती है। शरीर में किसी भी तरीके का तुम गतिविधि करोगे तो अस्थियों से होगी और पेशियों की मदद से होगी, पेशीय बल होगा आप में। ठीक है, अब पेशियां भी भैया 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो हो जाएंगी संकुचन, एक हो जाएंगी शिथिलन। अब संकुचन पेशियां भी 2 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की, 2, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। आपको याद होगा ऐच्छिक अनैच्छिक रेखित अरेखित भी बोली जाती है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ऐच्छिक का नाम ही पढ़ने से तुम्हें पता चलेगा जो हमारी इच्छा से काम करें, अनैच्छिक का मतलब जो हमारे इच्छा से काम ना कर सकें। मैंने कहा कान को आप अपने चपका के दिखाओ, बिना टच किए नहीं चपका पाओगे, बिकॉज उसकी पेशियां जो हैं आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, सेंसेस आपके उसमें नहीं है। लेकिन मैंने अगर आपसे ये बात कही कि जरा अपनी उंगलियों को चुटकी बना के दिखाओ, मुट्ठी बना के दिखाओ, हाथ पूरा फैला के दिखाओ, तो वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पा रहे हो। इसका मतलब जिन पर हमारा पेशियों पे नियंत्रण है, यानी किसी पेशी में संकुचन या शिथिलन, किसी पेशी में आप बोलोगे भैया सिंपल याद करने का तरीका, किसी पेशी में या तो संकुचन या शिथिलन हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रण हो सके, या जिस पर हमारा नियंत्रण हो सके उसके संकुचन पे और उसके शिथिलन पे, वो सारी की सारी पेशियाँ जो है ऐच्छिक पेशियाँ कहलाएंगी। और अनैच्छिक कौन है, जिनका ना तो संकुचन पे मेरे भाई हमारा होना चाहिए कंट्रोल और ना ही उनके शिथिलन पर हमारा कंट्रोल होता है। तो ना हमारा नियंत्रण उनके संकुचन पे है, ना ही हमारा नियंत्रण उनके शिथिलन पे है। बात समझ में आ गई? किसी तरीके कोई समस्या किसी को बोले बिल्कुल समझ में आ गई भैया। जिस तरीके की पेशियों में हमारा संकुचन में शिथिलन में नियंत्रण होता है, वही मेरे भाई जो पेशियां होती हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं वह ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। अब देखो हम कुछ अंगों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे नंबर 1 पे हम बात करेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में? टीथ। आप बोलोगे दांत का काम होता है भोजन को पीसने का, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है। दांत भोजन को पीसने का काम करते हैं, एक बार सुन लो बस, जिससे आगे पाचन प्रक्रिया जो है वो सरल हो जाती है। सीधा सीधा निगलोगे अगर तुम तो तुम्हें दिक्कत होगी बाद में उसे पचाने में। तुमने उसको जितना अच्छे तरीके से पीस के, जितना भोजन को आप अच्छी तरीके से काट के या फिर जो है दांतों से चबा के खाते हैं, जितना ज़्यादा च्युई करते हैं उतना ज़्यादा भोजन आपके बॉडी में मेरे भाई क्या करता है, इफेक्ट डालता है, उतना ज़्यादा पाचन प्रक्रिया फास्ट होती है और अच्छी होती है। अब सुनना जरा, दांतों के प्रकार याद रखना, पूछे जाते हैं।
दांत आप दो तरीके के पढ़ते हो, कितने तरीके के? दो तरीके के। एक तो हम लोग पढ़ते हैं दूध के दांत या अस्थाई दांत, और एक हम पढ़ते हैं मेरे भाई स्थाई दांत। आप बोलोगे दूध के दांत या अस्थाई दांत जो होते हैं इनकी संख्या होती है 20, ये याद रखना। पूछा जाए आपसे अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये बच्चों में होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और भैया शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक इनको निकलते निकलते विघटित हो चुके होते हैं, मतलब ये निकलते हैं और टूट भी जाते हैं इतने ही समय में। छोटे में बच्चों के निकलेंगे, उसके बाद ये क्या होंगे, उनके बाल्यावस्था तक डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे सब। फिर दोबारा जो निकलेंगे उनको हम बोलेंगे स्थाई दांत। याद रखना अस्थाई दांतों की संख्या 20 थी, स्थाई दांत हमारे 32 होते हैं। तो स्थाई दांत जो है वो प्रौढ़ावस्था तक आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जैसे बाल्यावस्था आपने तुरंत पार किया, वयस्कावस्था में आए, आप सोच रहे कि आपके सारे किशोरावस्था में दांत आ गए, ऐसा नहीं। कभी कभी आप अकल डांट कब निकलती है भाई, बड़ी देरों में कौन निकले, तो ऐसा भी होता है। तो प्रौढ़ावस्था तक हमारे 32 दांत होते हैं, इनकी कुल संख्या, तब आप समझो कि आपके सारे दांत निकल आए हैं। जब तक 32 नहीं हुई समझो भी और बचा है कोई ना कोई, कहीं तो दबा है। ठीक है ना। अब देखो, जिसमें 4 प्रकार के दांतों का हम लोग समावेशन करते हैं, 4 प्रकार के दांतों का समावेशन होता है इन 32 तरीके के दांतों में। इन 32 दांतों में 4 तरीके के दांत लगे हुए होते हैं, जो स्थायी होते हैं, जो बाद में निकलते हैं। आप बोलोगे भैया दांतों के प्रकार की अगर हम बात करें, तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे कृंतक या छेदक दांतों की। किनकी बात करेंगे? कृंतक या छेदक। तो देखो तुम समझ गए, कृंतक या छेदक यानी भोजन के टुकड़े करने वाले जो हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ठीक है। दूसरे आ जाएंगे रदनक या भेदक। कृंतक या छेदक, रदनक या भेदक। ये क्या करेंगे? ये नुकीले होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे। ये साइड साइड में देखे आप लोगों ने, जो नुकीले वाले दांत होते हैं, वैम्पायर वाले, ये क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, भोजन को फाड़ने में काम आते हैं। इन्हीं दांतों की वजह से लोग सोचते हैं कि वो मांसाहारी बन सकते हैं, मांस खा सकते हैं। आपको जो कुछ दिया है आप हर चीज़ का प्रयोग करें, ऐसा जरूरी भी नहीं। ठीक है ना। प्रवचन नहीं देने वाला हूँ कुछ भी फालतू का। चलिए सुनिए आगे। अगले हम बात करें अग्रचवर्णक की। किसकी? अग्रचवर्णक की। तो जो मेरे भाई भोजन को कुचलने का काम करते हैं उन्हें अग्रचवर्णक बोलते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे, और सबसे ज़्यादा होते हैं चवर्णक दांत। याद रखिएगा, चवर्णक दांत जिसे हम दाढ़ बोलते हैं, दाढ़ की संख्या होती है 6 ऊपर और 6 नीचे, मतलब 3 इधर 3 इधर, 3 नीचे इधर 3 नीचे उधर। तो टोटल भैया ये देखोगे तो 6 होते हैं ऊपर नीचे। ठीक है ना। आप बोलोगे 3 इधर 3 इधर, फिर 3 नीचे इधर 3 नीचे इधर, तो 6 कौन के होंगे? चवर्णक या दाढ़। भोजन को चबाना इनका काम होता है। भोजन को कुचलना किनका काम है? अग्रचवर्णक का। जो से आगे वाले हैं रदनक कौन से हैं? जो ये क्या करते हैं? भोजन को फाड़ देते हैं, यानी नुकीले वाले हो गए, वैम्पायर वाले। और कृंतक या छेदक कौन हो जाएंगे? जो भोजन को सिंपली हम लोग काटते हैं इन्हीं की सहायता से। कोई समस्या? जल्दी से बोलो। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? आप बोलोगे भैया देखो आगे के जो 2 दांत हो गए, समझना जरा ध्यान से। ये आगे के 2 दांत हो गए, फिर इसके बगल में ये हो गए, ये हमारे 4 शुरुआत के जो हैं ये हमारे कृंतक हो गए। इनके बाद ये 2 नुकीले दांत होते हैं, ये वाले, ये कौन से हो जाएंगे? आप बोलोगे ये वाले जो 2 दांत हैं ये भेदक या रदनक हो गए। फिर भैया इनके पीछे 4 अवर्चवर्णक हो गए, और फिर भैया 3 दाढ़ें हो गई। इस तरीके से भैया ये कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया ये बहुत सारे हो गए हैं, पूरे ऊपर 16 हो जाएंगे और नीचे भी 16 हो जाएंगे, कुल मिला के 32 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब तुम अपने आराम से गिनना बैठ के भी। आगे अगर हम आपसे बात करें, अब हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। बड़ा प्यारा है, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, पर ध्यान से सुनना। तो मनुष्य में जो पाचन होता है वो भैया मुख से शुरू होता है और छोटी आंत पे जाके पूर्ण हो जाता है, फिर बड़ी आंत से जटिल। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपचित होते हैं, तो जो अपचित है उनको क्या करना है? उनको हमारे बड़ी आंत के द्वारा क्या करेगा? उत्सर्जित कर दिया जाता है। याद है ना। जल्दी से बोलो, ये बात याद है कि नहीं याद है? आप बोलोगे बिल्कुल भैया याद है, अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करके अवशोषण योग्य बनाना, यही काम क्या बोला जाएगा? पाचन बोला जाएगा। कोई पूछे आपसे पाचन तंत्र क्या है, आप बोलोगे मनुष्य में पाचन मुख से स्टार्ट होता है और छोटी आंत में जाके पूर्ण होता है। भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में, ऐसा रूप बनाना है हमें उसका, सरल ऐसा रूप में परिवर्तित करना है कि हम उसे आसानी से अवशोषण कर सकें। इस योग्य अगर हम भोजन को बनाते हैं, इसका मतलब उसी प्रक्रिया को हम पाचन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके बात समझ में आई। अब पाचन एक बहुचरणीय प्रक्रिया, इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे चरण होते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने भोजन को खाया काम खत्म, ऐसा नहीं भैया। इसमें काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, इनको बहुत सारे चरण में प्रक्रिया पूरी होती है, इसीलिए हम इसे बहुचरणीय प्रक्रिया कहेंगे, जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में
बहुत से अंगों और एंजाइमों की मदद लेती है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे तरीके से हमको भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ना पड़ता है, कभी उनको एंजाइमों से अवशोषित करना पड़ता है अंगों के द्वारा। तो सारे अंग जितने भी इसमें पार्टीशन लेंगे वो सारे के सारे पाचन तंत्र के अंतर्गत ही पढ़े जाएंगे। तो चलो भैया पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। शुरुआत में हम बात करेंगे मुख गुहा में पाचन, मुंह में पाचन। स्टार्टिंग खाना खाने से करोगे तो आप बोलोगे भैया भोजन सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख में दांतों की सहायता से काटा जाएगा, पीसा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद मुख के अंदर ही हमारे 3 जोड़ी लार की ग्रंथियां होती हैं। उन लार ग्रंथियों में 3 जोड़ी होती हैं भैया, और इनमें एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम हमारे भैया क्या करते हैं, भोजन को अम्लीय बनाते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे लिखा भी है कि लार का पीएच मान जो है वो 6.8 से 7.2 तक होता है। तो ये अम्लीय हो गया। अब भैया इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इससे टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाएगा। ये सिंपल सा जो भोजन के अंदर स्टार्च होगा उसको उठाएगा और माल्टोज में परिवर्तित कर देगा। बात समझ में आई भैया? पूरी बात पढ़ी लेकिन याद कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा याद करवाने की गारंटी किसकी है, मेरी। मैंने कहा सबसे पहले हम मुख द्वारा भोजन को खाते हैं, हम उनको दांतों के सहायता से पीसते हैं। उसके बाद लार ग्रंथियों में 3 जोड़ी एंजाइम्स, मेरे भाई 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियों में एक एंजाइम होगा। एंजाइम क्या करेगा टाइलिन भैया? सिंपल सा ये ऐसा करता है कि जो हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। अब तो याद हो गया। 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड्स हैं केवल। कितने कीवर्ड्स हैं? 6 कीवर्ड्स हैं। याद हो गया कि नहीं? अब एक बार इसमें देखो कीवर्ड सिर्फ देखना ध्यान से। आप बीच में अगर सोचो कि भैया पीएच वैल्यू हम भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अम्ली वाली भूल जाएंगे। सेम टू सेम थोड़ी लिखना है, कुछ आप भूल जाओगे लेकिन जो याद रहे उतना लिख दो, जितने में आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाओ। हर चीज़ आप लिखो ये भी ज़रूरी नहीं। आपको जितना समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे बोलनी है, यहाँ से इफेक्ट पड़ेगा, वो ज़रूर बोलना है। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए भैया। ग्रास नली का काम क्या होता है? ग्रास नली आपने मुंह में जो भोजन खाया था उसको आमाशय तक लेके जाएगी, स्टमक तक। तो ग्रास नली क्या करेगा, भोजन को आमाशय तक ले जाने में सहायता प्रदान करती है। अब बात करो जरा आमाशय की। भैया आमाशय क्या है? ये भोजन इसमें लगभग 4 घंटे बना रहेगा। हमारे पेट में भोजन कब तक रहता है? लगभग 4 घंटे रहता है। ठीक है। इसमें होता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस। जठर रस के अंदर होता है HCl, जो भोजन को हमारे पचाने में क्रियाशील होता है, उसमें मदद करता है। अब सुनना, जठर रस में हम 2 तरीके के एंजाइमों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 तरीकों के एंजाइम के बारे में। तो जठर रस में 2 तरीके के एंजाइम निम्नलिखित हो जाएंगे, एक तो पेप्सिन और एक रेनिन। कौन कौन सा? एक पेप्सिन, एक रेनिन। पेप्सिन भैया क्या करता है? पेप्सिन जो प्रोटीन के बड़े बड़े अणु होंगे उनको तोड़ के छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देगा। छोटे छोटे प्रोटीन के अणुओं में बदल देगा या छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देगा, आप ये भी लिख सकते हो। तो छोटे पेप्टाइड्स में बड़े बड़े प्रोटीन के अणुओं को कौन तोड़ता है? पेप्सिन तोड़ता है। कहाँ पाया जाएगा? जठर रस में। भैया जठर रस में एक और एंजाइम पाया जाता है, नाम बताओ जरा। बोलोगे भैया रेनिन पाया जाता है। अच्छा, रेनिन खास तौर से बच्चों में पाया जाता है, ये बात याद रखना। पर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वयस्कों में नहीं पाया जाता, पर कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना? ये कम मात्रा में होता है। तो आप बोलोगे ऐसा भैया इसलिए है कि यह दूध को फाड़ देता है, थक्का बनाने का काम करता है दूध का। ठीक है। तो आप बोलोगे भैया खास तौर से बच्चों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो स्तनपान करते हैं मैक्सिमम छोटे पे, और स्तनपान करने में क्या होता है, उनको इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। आगे बात करने में, इतनी महंगाई है, दूध ले नहीं पा रहा इंसान, पिएगा क्या, है कि नहीं? अब सुनो, ये करता क्या है कि दूध में उपस्थित होता है कैसीन नामक प्रोटीन, और ये उसको पैरा कैसीन में बदल देता है, तो दूध फट जाता है। ये क्या करता है? उसको पैरा कैसीन में बदल देता है। बात याद हो गई? बोलोगे हाँ। मैंने कहा अगले नंबर पे HCl एसिड का काम क्या होता है? भैया सिंपल सी बात है, जो आप भोजन करोगे उसको अम्लीय बनाएगा, मतलब एसिडिक बनाता है। कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है। साथ ही साथ भोजन के साथ कभी कभी धोखे में, आपको पता भैया जीवाणु कीटाणु ये सब भी हम लोग खाते हैं ना, कीटाणु भी तो होते हैं भोजन में। ऐसा थोड़ी ना आपने गंदे यहाँ से खाया, कीटाणु पहुँच गया उसकी सहायता से। तो ये क्या करेगा कि उनको मार देगा, क्योंकि ये एसिडिक है, अम्लीय है, वो भुंज जाएंगे जा करके। तो आप बोलोगे ये क्या करेगा? उसमें भी हमारे जीवाणुओं को मारने भी सहायता करेगा, जो भोजन के साथ हमारी बॉडी में पहुंच गए हैं। ये एंजाइम उस प्रक्रिया को क्या करता है? तेज करता है, पाचन प्रक्रिया को। आगे बढ़ें। आप बोलोगे भैया बात करो ग्रहणी की, ये थोड़ा सा बढ़िया होता है, आराम से समझना भैया। ग्रहणी में भोजन आमाशय से स्थानांतरित होता है। आमाशय से भोजन स्थानांतरित कहाँ हुआ? ग्रहणी में हुआ। अब ग्रहणी में क्या होगा कि इसमें पहुंचते ही यकृत जो होता है ना, यकृत से निकलने वाला पित्त रस जो है वो आकर के आपके भोजन में मिल जाएगा।
सिंपल सा प्रोसेस है भैया। सबसे पहले हमने मुख से खाया था, दांतों से चबाया था, लार ग्रंथि से टाइलिन मिला, टाइलिन ने स्टार्च को बदल दिया था किसमें, जल्दी से बताओ एक बार भाई, बोलोगे भैया इसको माल्टोज में बदल दिया। उसके बाद ये ग्रास नली की सहायता से आमाशय में आया, आमाशय में जठर रस मिला, जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नाम की दो चीज़ें मिली। पेप्सिन ने क्या किया, बड़े वाले जो प्रोटीन के अणु थे उनके छोटे पेप्टाइड्स में बदला। वहीं भैया हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा रेनिन क्या करता है, ये दूध का थक्का बनाता है, दूध को फाड़ देता है। इसके बाद भैया हमने क्या पढ़ा, इसी से अब मेरे भाई आमाशय से धीरे से खिसक के ये भोजन कहाँ पहुंच गया, अब ये पहुंच गया है ग्रहणी में। अब ग्रहणी में यकृत क्या कर रहा है, यकृत इसके अंदर भैया पित्तरस छोड़ रहा है। भैया इतनी चीजें आपने एक सेकंड में बता दी भाई, एक सेकंड में तुम्हें भी याद हो जाएगी। मैं जितना बोल रहा हूँ सुनो, कहानी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कहानी याद कर लो, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे भैया पित्तरस जो है ये अम्ली नहीं है, क्योंकि HCl अम्ली वाला काम कर चुका है। अब पित्तरस जो है, पित्तरस क्षारीय होता है, ये बेसिक है, वो एसिडिक था, ये क्षारीय होता है। ये भोजन को क्षारीय बनाएगा, क्योंकि भोजन को अम्ली कौन बना चुका है, HCl बना चुका है। कोई पूछे भोजन में HCl का क्या काम, आप बोलोगे भैया HCl भोजन को क्या करता है, पचाने में सहायता प्रदान करता है। कभी कभी भोजन के साथ मुंह में पहुंच जाने वाले जीवाणु या विषाणु या कीटाणु जो भी होते हैं उनको भी क्या करता है, ये मार देता है। बात समझ में आई, बोलोगे बढ़िया समझ में आ रही, बेहतरीन तरीके से 2x करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इतना फास्ट बता रहे हैं। आगे हम भैया बात करें कि यहीं पर अग्नाशय से भी निकलने वाला एक रस है जिसे हम अग्नाशय रस कहते हैं। इसमें आकर के वो मिलेगा आकर के, अब इसमें 3 तरह के एंजाइम भी मिलेंगे। कौन कौन से 3 एंजाइम है भैया, इनकी भी बात करते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम की। किसकी बात करेंगे, ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन भैया बड़ा बढ़िया इंसान है, बड़ा बढ़िया एंजाइम है। आप बोलोगे ये क्या करता है, ये अग्नाशय में बनता है। कहाँ पे बनता है, अग्नाशय में। पूछा जाए ट्रिप्सिन कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है। ये छोटी आंत में सक्रिय हो जाता है, बनेगा कहाँ, अग्नाशय में। एक्टिवेट कहाँ होगा, छोटी आंत में। ये इंपॉर्टेंट बात थी, बन कहाँ रहा है, अग्नाशय में। एक्टिव कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। छोटी आंत में कर क्या रहा है, ये जो प्रोटीन पेप्टॉन्स होते हैं उनको एमिनो एसिड्स में बदल देता है। किनको, बोलोगे भैया ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय में बनता है, छोटी आंत में सक्रिय होता है और प्रोटीन पेप्टॉन्स को एमिनो एसिड में रूपांतरित कर देता है, बदल देता है। अभी भैया हम अगले नंबर पर अगर बात करें एमाइलेज की, बता दोगे क्या, बोलोगे भैया एमाइलेज का काम ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ग्लूकोज में बदल देता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ग्लूकोज में कौन बदलता है, एमाइलेज बदलता है। फिर मैंने कहा भैया अगर पूछा जाए लाइपेज के बारे में भी बता दो, बोलोगे भैया लाइपेज क्या करता है, जो फैट होता है, जो वसा होता है, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें तोड़ देता है। क्या करता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। फैट को ब्रेक किया, फैट को ब्रेक करके ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में ब्रेक कर दिया। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जरा अगले नंबर की। अगला भैया क्या है, छोटी आंत। किसके बारे में बात करने वाले हैं, छोटी आंत की। तो भोजन का अधिकांश पाचन जो है वो ग्रहणी में हो चुका था। अब उसके बाद जो अवशेष बचेगा वो कहाँ आ जाएगा, छोटी आंत में। पहले मुख में हुआ था, दांतों द्वारा पिसा, लार ग्रंथि द्वारा, फिर ग्रास नली से अंदर आया, आमाशय में काम हुआ, फिर ग्रहणी में काम हुआ, अभी भी कुछ बचा, उसका काम होगा छोटी आंत में। छोटी आंत याद रखना कि इसमें आंत्र रस नामक प्रोटीन निकलता है। आंत्र रस नामक रस होता है भैया इसमें। अब इसमें क्या क्या होता है, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने का काम करता है। किसको किसको पचाएगा, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को। कौन पचाएगा, आंत्र रस। आंत्र रस किससे निकलेगा, छोटी आंत से। आमाशय भैया क्या निकला था, आमाशय रस निकला था, याद है। पित्त से पित्त रस मिला था उसमें आकर के। 3 तरीके की चीज़ें उसने बनाई थी। सारी की सारी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ भाई दिमाग में रखना, एमाइलेज हो जाए चाहे लाइपेज हो जाए, ठीक है, ट्रिप्सिन हो जाए, पेप्सिन हो जाए, रेनिन हो जाए, एक एक चीज़ आपके माइंड में सेव होनी चाहिए। आपको मैं इतनी आराम से पढ़ा रहा हूँ, कीवर्ड्स लिखना आप समझ चुके हो, सिंपल तरीके से लिखो, सब पता होना चाहिए। इरेप्सिन हो जाए, माल्ट। अब देखो मैं एक चीज़ और बताऊँगा, अभी गलतियाँ भी बताऊँगा लोगों की। आंत्र रस में पाए जाने वाले एंजाइमों की अगर हम बात करें, आंत्र रस में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं। एरेप्सिन पाया जाता है। एरेप्सिन का काम होता है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलना। पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन बदलता है, इरेप्सिन बदलता है। माल्टेज के नाम में ही माल्टोज भी दिखेगा तुम्हें, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। कई सारे टीचरों ने इसको माल्टोज, इसको सुक्रोज, इसको लैक्टोज, इसको लाइपेज, तो इसको भैया लैक्टोज पढ़ा दिया है, इसको माल्टोज पढ़ा दिया है। भैया एंजाइम का नाम माल्टोज नहीं है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा है,
एंजाइम का नाम माल्टेज है, ध्यान से सुनो, माल्टेज नाम है, माल्टोज को बदल रहा है, नाम माल्टेज है, ठीक है। सुक्रोज की बात करोगे तो ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा। लैक्टेज की बात करोगे तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। तो जो उसका नाम दिख रहा है वो उसको ग्लूकोज में बदल रहा है, ऐसे याद कर सकते हो तीनों तुम। भैया लाइपेज क्या करता है, ये तो मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि ये वसीय अम्ल और भैया ग्लिसरॉल बनाता, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है फैट से। ये बात हम लोग ऑलरेडी भैया कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा, ये देखो हमने यहाँ पे लाइपेज आपको बता रखा है। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, एरेप्सिन, उसके बाद आप बोलोगे माल्टेज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, लैक्टेज, ठीक है। तो याद रखिएगा जितने ये कीवर्ड्स हैं इनसे क्वेश्चन बन सकता है, याद आपको रखना ही पड़ेगा। बात करो छोटी आंत में, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं। इसकी दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं, रस को अंकुरित करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पचे हुए पदार्थ हैं उनका अवशोषण किया जाता है, अवशोषण होता रहता है धीरे धीरे। किसमें बोलोगे, छोटी आंत क्षुद्रांत में जो दीवारों में स्थित हैं असंख्य रसांकुर, वो रस को अंकुरित करते रहते हैं, धीरे धीरे खींचते रहते हैं, अवशोषण करते रहते हैं, किसका, पचे हुए पदार्थों से, पोषक तत्वों का और पचे हुए पदार्थों का। अब मेरे भाई आखिरी नंबर पे हम बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत क्या काम करता है, इसको बृहद्रांत भी बोलते हैं, छोटी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं। अब इसमें सिंपल सा काम ये होता है कि जल और लवण का अवशोषण होता है पहली चीज, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ ना कुछ तो बचता होगा, सब कुछ तो पच नहीं जाएगा। तो जो नहीं पचा है वो शेष जो बचा हुआ है उस भोजन के उत्सर्जन के द्वारा, मल द्वार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, त्याग देते हैं या शरीर से बाहर कर देते हैं। किसके द्वारा, मल द्वार के द्वारा या उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जी अंगों के द्वारा उसका उत्सर्जन कर देते हैं, मतलब बॉडी से उनको निष्कासित कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। आपसे पूछा जा सकता है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। आपसे पूछा जाए परिसंचरण तंत्र क्या होता है, परिसंचरण तंत्र किसने दिया भैया, विलियम हार्वे, याद रखना इंपॉर्टेंट है भैया, इसको मैं डबल कर देता हूँ, विलियम हार्वे ने दिया। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि शरीर में जीवित अवस्था में जब तक आप जिंदा हो तब तक रक्त जो है वो सदैव संचरण करता रहता है। आप मर जाओगे, आपका ब्लड जो है पंप होना रुक जाएगा, बॉडी का जो है सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो आपके बॉडी में ब्लड चलना भी रुक जाएगा, नाड़ी आड़ी बंद हो जाती है ना मरने के बाद, आपको पता है। तो शरीर में जब तक जीवित अवस्था होती है तब तक रक्त का संचरण होता रहता है, और इसी संचरण की क्रिया को, इसी क्रिया को हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। बात आ गई समझ में। तो बॉडी में जब तक आप जीवित अवस्था में तब तक बॉडी में एक तरीके से क्या होता रहेगा, रक्त का संचरण होता रहेगा। इसी प्रक्रिया को हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्रिया जिन तंत्र के द्वारा पूर्ण होगी उसी को हम परिसंचरण तंत्र बोल देंगे। मतलब परिसंचरण तंत्र करने के लिए जिन जिन अंगों का, तंत्रों का हम प्रयोग करेंगे वो सारे के सारे परिसंचरण तंत्र कहलाएंगे। और भैया परिसंचरण तंत्र की अगर आप बात करो तो रक्त हो गया, रक्त वाहिकाएं हो गई, हृदय हो गया, इन सबको मिला करके परिसंचरण तंत्र बनता है। बात करें उत्सर्जन तंत्र की, नाम से ही सुनो उत्सर्जन, मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन का अर्थ होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को या ऐसे पदार्थ जो अपची हैं, जो पचे नहीं हुए हैं, उनको शरीर से बाहर करना। अगर आपसे बात किया जाए उत्सर्जन के सबसे मुख्य अंग के बारे में, याद रखिएगा उत्सर्जन के सबसे मुख्य अंग की बात करें तो वृक्क, वृक्क या जिसे हम किडनी बोलते हैं, यह जो है मेरे भाई, ये वृक्क छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। कैसे बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पे मैंने वृक्क लिखा होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात, जो किडनी होती है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। उन छोटी कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज नेफ्रॉन, ना बता पाए तो फिर नंबर चला जाएगा। याद रखना नेफ्रॉन किसे कहते हैं, आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा गया है कि कीटों में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है, वो भैया मेलपिगियन नामक नलिकाओं के द्वारा, जिनको हम निसर्ग नलिकाएं भी कहते हैं, इनके द्वारा होता है कीटों में उत्सर्जन, कीटों में उत्सर्जन। इसी के साथ में भैया पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या किया है, चैप्टर का दी एंड कर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो बिना सोचे समझे लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। उसके बाद भैया चैनल को भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। Hit the bell icon for my new update and thanks for watching.
फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।